वेलकम एवरीवन। बैलेंस शीट कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 3 पर। इससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर ही। उसको जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि मेरा जो कोर्स है वो लॉजिकल सीक्वेंस में है। पिछली क्लास आपने पढ़ी होगी तभी आपको अगली क्लास समझ में आएगी। ठीक है जी। ये जो बैलेंस शीट है ना आपके सामने, ये वही बैलेंस शीट है जो हमने पिछले दो लेक्चर्स में बनाई थी। सेम बैलेंस शीट मैं यूज कर रहा हूं, थोड़ा साफ सुथरा करके। इसी बैलेंस शीट से हम सीखेंगे अगले के कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करेंगे इस बैलेंस शीट से। ठीक है जी। पहले क्विक रिवीजन करना जरूरी है कि हमने पिछली दो लेक्चर्स में क्या क्या सीखा, तभी आपको अगले कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मैंने पहले ही बताया आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने सीखा था बैलेंस शीट के दो पार्ट्स हैं, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटी साइड को हमने नाम दिया था सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स। लायबिलिटी साइड को हम सोर्सेज ऑफ फंड्स भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि बिजनेस के पास जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं, वो कहां कहां से आए, बिजनेस ने पैसे कहां से अरेंज करे। इसका सिंपल सा आंसर है इस बैलेंस शीट का कि बिजनेस ने, जो बिजनेस का ओनर है, उसने कैपिटल लगाई 30 लाख रुपए की, बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का, दोस्त से लोन लिया 10 लाख रुपए का, और रिलेटिव से 10 लाख रुपए का लोन लिया। तो यानी कि जो बिजनेस के पास ये 70 लाख रुपए आए हैं, वो कहां से आए हैं? वो उनके सोर्सेज ये हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स, फंड्स का सोर्स। ठीक है जी। अब जब बिजनेस के पास 70 लाख रुपए आ गए हैं, तो इसका मतलब बिजनेस अब 70 लाख रुपए ही तो खर्च कर पाएगा। अगर आपके जेब में 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए ही खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। सिमिलरली बिजनेस के पास 70 लाख रुपए आ गए हैं तो बिजनेस ने कुछ इस प्रकार उनको खर्चा। लैंड एंड बिल्डिंग ली, बिजनेस के पास कैश है, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट। इन ये जो 70 लाख रुपए बिजनेस के पास आए थे, उससे बिजनेस ने कुछ इस प्रकार खर्च करा, यानी कि बिजनेस ने कुछ प्रॉपर्टीज ली, एसेट्स खरीदे। इस साइड को हमने जाना था कि इस साइड को हम रिसोर्सेज बोलते हैं, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस। ठीक है जी। उसके बाद हमने सीखा था क्लेम ऑन एसेट्स, कि क्लेम ऑन एसेट्स क्या होते हैं, वो भी हमने सीखा था। ठीक है जी। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। एक स्टूडेंट ने मेरे से एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि सर एक बात बताइए कि आपने बताया था कि ये वाली साइड को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, कि बिजनेस के पास कहां कहां से ये पैसा आया। ठीक है जी। अब बिजनेस के पास पैसा आ गया, बिजनेस ने रिसोर्सेज भी खरीद लिए 70 लाख रुपए के। ठीक है सर। अब सर एक बात बताइए कि जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं रोजमर्रा के, उनकी पेमेंट कहां से करी जाती है? जैसे कि ये एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, कि सैलरी पे करना इंप्लॉइज को, वेजेस पे करना लेबर को, रेंट के एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, यानी कि ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, इनकी पेमेंट फिर कहां से करी जाती है? अगर वो 70 लाख रुपए थे बिजनेस के पास, सोर्सेस ऑफ फंड से जो आए थे, उसके तो एसेट खरीद लिए, तो इनके खर्चे कहां से करी जाएगी? जो खर्चे की पेमेंट है ये कहां से करी जाएगी? देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, एक ही लाइन में आंसर मिल जाएगा। मगर इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक सिखाऊंगा ना, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो आप बने रहिएगा, लिंकेज हमारी बनी रहेगी, लिंक करते हुए चलेंगे कॉन्सेप्ट्स को। इसका आंसर ये है कि ये जो खर्चों की पेमेंट करी जाएगी ना, वो एसेट्स में से ही करी जाएगी। आपको एसेट में दिख रहा है ये कैश, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का कैश है बिजनेस के पास। आप एक आइटम और पढ़ते होंगे अक्सर, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, यानी कि बिजनेस का जो कैश है वो बैंक में भी कुछ जमा करके रखा होता है। तो बिजनेस के पास जो कैश है और जो बिजनेस ने अपने बैंक में कैश जमा करके रखा हुआ है, तो जो एक्सपेंसेस है ना, उनकी पेमेंट इसमें से करी जाती है। तो बिजनेस के पास अभी 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए का कैश है। तो बिजनेस के जो खर्चे होंगे ना, चाहे वो सैलरी पे करना हो, रेंट पे करना हो, इलेक्ट्रिसिटी पे बिल पे करना हो, और प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस हो, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कैश में से ही पेमेंट करी जाएगी, या फिर जो कैश बैंक पे जमा करके रखा हुआ है। और भी सोर्सेस होते हैं, वो जो तो जब हम कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। मगर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो पेमेंट करी जाती है वो कैश में से करी जाएगी, एक्सपेंसेस की पेमेंट। ठीक है जी। अब जो अगला पॉइंट है ना, वो इसी से रिलेट करेगा कि ठीक है, कि ये तो मान लिया कि जो पेमेंट करी जा रही है एक्सपेंसेस की, वो किससे करी जा रही है? कैश में से पेमेंट करी जा रही है। ठीक है। अब हम मान लें अगर कि जितने भी खर्चे हैं ना, जितने भी खर्चे हैं, ये हैं 5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के खर्चे हैं।
ठीक है जी। तो इसका मतलब अभी अभी हमने क्या सीखा कि बिजनेस जो एक्सपेंसेस की पेमेंट करता है वो करता है कैश में से या फिर कैश एट बैंक में से। ठीक है, ये भी क्लियर है। अगर मैं ये बोलूं कि बिजनेस ने ये जो 5 लाख रुपए का कैश है, सॉरी 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं, उनकी पेमेंट कैश में से कर दी, ये जो कैश है उसमें से कर दी, तो इसका मतलब बिजनेस के पास 15 लाख रुपए रह जाएंगे। पहले 20 लाख रुपए थे, अब कितने रह जाएंगे? 15 लाख रुपए, है ना? क्यों? क्योंकि बिजनेस ने 5 लाख रुपए के जो एक्सपेंसेस थे उनकी पेमेंट कर दी। इस बात को भी याद रखना है आपको कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो एक दिन की बनाई जाती है। ये जो बैलेंस शीट बनाई गई जाती है वो एक दिन की बनाई जाती है। कौन सा दिन होता है वो होता है जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है। जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है ना, यानी कि जो यूजुअली 31 मार्च होता है, उस दिन की बैलेंस शीट बनाई जाती है कि बिजनेस के पास उस दिन कौन कौन से सोर्सेस ऑफ फंड्स थे और कौन कौन से रिसोर्सेस थे। ठीक है जी। अब वापस आते हैं इसी पॉइंट पर कि बिजनेस ने 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी अपने एक्सपेंसेस की, अपने कैश में से। बिजनेस के पास बचे 15 लाख रुपए, तो इसका मतलब रिसोर्सेस वाली साइड 5 लाख रुपए से कम हो गई। यानी कि एसेट्स कितने से कम हो गए? 5 लाख रुपए से कम हो गए। कितने बचे? 65 लाख रुपए। कितने बचे? 65 लाख रुपए बिजनेस के पास बचे। ठीक है ना? अब ये बात बताओ, अभी हमने सीखा था कि जितने के सोर्सेस ऑफ फंड्स होंगे उतने के ही रिसोर्सेज होंगे, मगर रिसोर्सेज तो 5 लाख रुपए से कम हो गए हैं। यानी कि एसेट साइड 5 लाख रुपए से कम हो गई है, लायबिलिटी साइड अभी 70 लाख है। और हमने क्या सीखा था कि एसेट साइड हमेशा लायबिलिटी साइड के बराबर आएगी, मगर एसेट साइड तो कम हो गई है, तो इसका मतलब हमें लायबिलिटी साइड से भी 5 लाख रुपए कम करने होंगे, तभी तो बात बनेगी। और जबरदस्ती नहीं कम करने होंगे, लॉजिकली कम हो जाएंगे अपने आप ही। कैसे होंगे? चलिए सीखते हैं। मान लो ये जो कैश कम हो गया हमारा 5 लाख रुपए का, आप गए बैंक के पास। आप बैंक के पास गए, पहले इसको मैं हटा देता हूं। आप गए बैंक के पास, बैंक से बोला आपने कि बैंक के मैनेजर से बोला कि सर हमारा ना कैश 5 लाख रुपए से कम हो गया है, तो क्या मैं आपका लोन 5 लाख रुपए से कम कर दूं ताकि मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए? तो वो मानेगा? वो भगा देगा। वो तो वो कहेगा कि भाई आपने मेरे से 20 लाख रुपए का लोन लिया है, तो आप ये 20 लाख प्लस इंटरेस्ट ये मुझे वापस चुकाते रहना, बस इतना ही है मेरा काम। और जो बाकी की बातें वो मेरे से मत करने आओ, ये जो आप कह रहे हो 5 लाख रुपए कम कर लो, तो मतलब भगा देगा मैनेजर जो है आपको वहां से भगा देगा, बिजनेस के ओनर को। तो ये तो 5 लाख रुपए काम नहीं करने वाला। ठीक है जी। फिर आप दोस्त के पास गए, दोस्त को बोला कि यार ये 10 लाख रुपए का लोन है ना, इसमें से 5 लाख रुपए कम कर ले ताकि मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए, क्योंकि मेरा कैश कम हो गया। ये भी आपको भगा देगा। सिमिलरली जो रिलेटिव है वो भी भगा देगा, वो कहेंगे कि भाई तुम हमारा लोन लौटा दियो, बस यही बहुत है। तो अब बच्चा कौन? ये जो खर्चे की वजह से कैश कम हुआ है 5 लाख रुपए का, इसको कौन झेलेगा? कौन बेयर करेगा इसको? अब बचती है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। और कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर को, बिजनेस के मालिक को। ये जो 30 लाख रुपए हैं ये कैपिटल के हैं। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता तो वो कहाँ ऐड किया जाता? वो ऐड किया जाता कैपिटल में। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करा है, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को शुरू करा है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, तो वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, बिजनेसमैन को दे दिया जाता है। अगर लॉस होता तो भी बिजनेसमैन को ही झेलना पड़ता। सिमिलरली ये जो एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, ये इसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? इसका बर्डन भी बिजनेसमैन के ऊपर ही आएगा, यानी कि कैपिटल पर आएगा। ना तो बैंक में से इसको दिया जाएगा, बैंक लोन में से दिया जाएगा, ना ही किसी दूसरे लोन में से इसकी पेमेंट करी जाएगी। अगर कैश की पेमेंट की गई है तो इसका जो लायबिलिटी साइड पर इफेक्ट आएगा वो कैपिटल पर आएगा। आपने हमेशा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें आपने हमेशा ये बनाया था ना, आपने जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या सीखा था हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा? कि एसेट साइड हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर आते हैं। ठीक है। इसमें जब जब आपके सामने क्वेश्चन आता था, कोई ट्रांजैक्शन आती थी एक्सपेंस की,
तो आप आंख बंद करके एक्सपेंसेस को कैपिटल में से माइनस कर देते थे, करते थे ना। तो वो आपने अगर रटा हुआ था, आपके पास लॉजिक नहीं था कि एक्सपेंस में से क्यों माइनस करते हैं, तो वो आपको मैं लॉजिक बता रहा हूं कि कैपिटल में से एक्सपेंसेस को क्यों माइनस करते थे आप जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। और इसका एक और मैं रीजन दूंगा, पहले ये रीजन समझना जरूरी है। बिजनेस का मालिक है, उसने बिजनेस को शुरू करा, प्रॉफिट भी वो लेके जाएगा, लॉस भी वो लेगा, तो जो खर्चे की वजह से कैश कम हो रहा है उसका बर्डन भी कैपिटल पर ही आएगा, ना कि दूसरे लोन्स पर आएगा। आउटसाइडर्स को क्या लेना देना, ये तो सारे आउटसाइडर लोन हो गए ना, आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो जाएंगी ये तो सारी। इनको बिजनेस के ये जो पेमेंट हो रही है एक्सपेंसेस की, उसको उनसे क्या लेना, उनको तो अपने लोन से मतलब है, लोन की पेमेंट वापस आ जाए इंटरेस्ट के साथ, बस उतना ही बहुत है। तो इसका मतलब है जो 5 लाख रुपए का बर्डन आएगा वो हम माइनस करेंगे इसमें से, कैपिटल में से। तो अब इसका मतलब बिजनेसमैन की कैपिटल कितनी हो गई, पहले 30 लाख रुपए थी, अब हो गई है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। तो इसका मतलब बैलेंस शीट अब मैच हो जाएगी। और ये जबरदस्ती नहीं कराई है हमने कि चलो 5 लाख रुपए कम करने थे कर देते हैं, नहीं नहीं, मैंने आपको रीजन दिया है। रीजन क्या है कि भाई बिजनेसमैन कौन है, बिजनेस का ओनर कौन है, खर्चे तो वही करेगा ना, बैंक आके थोड़ी खर्चे करेगा बिजनेस के। तो बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन बिजनेस के पास, अगर मैं बात करूं 31 मार्च को हमने बैलेंस शीट बनाई है, तो बिजनेस के पास सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं 65 लाख रुपए के, यानी कि लाइबिलिटीज टोटल 65 लाख रुपए की। और इन 65 लाख से बिजनेस ने क्या क्या करा पूरे साल भर में, उसका लेखा जोखा कुछ ये है। लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, स्टॉक वगैरह, ये सब सब वही है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसी का, कि कैपिटल में से हम एक्सपेंसेस को क्यों माइनस करते हैं, क्या रीजन है, तो उसके लिए एक जल्दी से हम बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ये क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हम इस साइड क्या लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। इनकम है मान लो 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की इनकम है बिजनेस की, ठीक है। और जो बिजनेस ने टोटल खर्चे करे, टोटल खर्चे करे बिजनेस ने पूरे साल में, वो मान लेते हैं हम 20 लाख रुपए के, 20 लाख रुपए के खर्चे करे। इसका मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा बिजनेस को। सिंपल सी कैलकुलेशन है, इनकम से माइनस करते हैं एक्सपेंसेस को तो प्रॉफिट आता है। अगर इनकम ज्यादा है तो, इनकम 30 लाख है, एक्सपेंसेस 20 लाख है, इसका मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, ठीक है जी। ये प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, ये प्रॉफिट दिया जाएगा बिजनेसमैन को, यानी कि जो ओनर है बिजनेस का, उसको दिया जाएगा। कैसे दिया जाता है, तरीका है अकाउंट्स में प्रॉफिट देने का, वो क्या है। मान लो बिजनेसमैन है जो, उसकी कैपिटल है 30 लाख रुपए, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कैपिटल में क्या किया जाएगा, इस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा, ये तरीका है। इस प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाएगा, कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है जी। तो अब कैपिटल कितनी हो गई बिजनेसमैन की, जो ओनर है बिजनेस का, उसकी कैपिटल हो गई 40 लाख रुपए, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अगर अब मैं आपको बोलूं इसी एग्जांपल में, इसको थोड़ा चेंज कर दूं अगर मैं इस एग्जांपल को, कि ये जो खर्चे हैं ना, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक बार बढ़ा कर देखते हैं। 20 लाख थे ना, 25 लाख कर दो। अगर खर्चे हो गए 25 लाख, खर्चे हो गए 25 लाख रुपए के, ठीक है, 25 लाख रुपए के खर्चे हो गए, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। 30 लाख की इनकम थी, खर्चे हो गए 25 लाख, प्रॉफिट 5 लाख का ही रह जाएगा, 5 लाख का प्रॉफिट रह गया सिर्फ। 5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो हमको यहाँ पर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। 5 लाख का प्रॉफिट है, 30 लाख की कैपिटल थी, 5 लाख का प्रॉफिट है, तो अब कितने रुपए की रह गई, कितने की रह गई, कैपिटल हो गई है 35 लाख रुपए की। पहले कितनी थी, पहले थी 40 लाख की। तो जैसे एक्सपेंसेस बढ़े, बिजनेसमैन की कैपिटल कम हो गई। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे
कैपिटल कम होगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं इसी को 30 लाख कर दूं, मान लो 30 लाख कर दूं अगर मैं इसको, कि खर्चे हुए 30 लाख रुपए के, ठीक है, इनकम 30 लाख रुपए की, एक्सपेंसेस भी 30 लाख रुपए के, इसका मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट नहीं हुआ तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी 30 लाख रुपए ही हो गए। खर्चा बढ़ेगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। पहले 35 लाख रुपए की कैपिटल बची थी, अब 30 लाख की रह गई। क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया। तो खर्चे की वजह से हमेशा क्या होगा? कैपिटल कम होगी। ये मैंने आपको दूसरा रीजन दिया है इसका। ये जो हम कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखते हैं ना, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में से हम फिर क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं कैपिटल में से हमेशा। क्यों करते हैं उसका लॉजिक मैंने आपको दिया है। क्योंकि सारा बर्डन जो आएगा वो आएगा कैपिटल के ऊपर, खर्चों का, ना कि किसी आउटसाइडर्स लोन पर। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सोर्सेस ऑफ फंड्स का मतलब ये है कि बिजनेस के पास पैसा तो आया, ये तो कंफर्म बात है कि बिजनेस के पास इन इन सोर्सेज से पैसा आया, और उन उन सोर्सेज से खाली एसेट्स ही नहीं खरीदे जाते हैं, एसेट्स तो खरीदे ही जाते हैं। अब क्योंकि कैश भी एक एसेट ही है, तो इसलिए उस कैश में से ही हम क्या करते हैं? खर्चों की पेमेंट करते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपए के खर्चे थे बिजनेस के, उनकी पेमेंट कहां से करी गई? कैश में से, या फिर कैश एट बैंक में से करी गई। तभी तो आप जब जब मान लो सैलरी की पेमेंट है इसमें से 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ना, ये जो सैलरी की पेमेंट है ये है 1 लाख रुपए की, तो आपने जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं इसमें आप? अगर मैं सैलरीज पेबल अकाउंट या फिर सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 1 लाख रुपए टू कैश या फिर टू बैंक, है ना, 1 लाख रुपए। क्या कम हुआ आपका? कैश कम हुआ। तो इसलिए बिजनेस को हमेशा अपने पास सफिशिएंट कैश रखना होता है, सफिशिएंट कैश रखना होता है या अपने पास या फिर बैंक में, ताकि जो उनके रोजमर्रा के खर्चे हैं ना, उनकी पेमेंट करी जा सके। अगर बिजनेस के पास कैश नहीं है, अगर बिजनेस के पास कैश नहीं है सफिशिएंट कि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे, जो बिजनेस के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनकी पेमेंट रेगुलरली कर सके, तो कुछ ना कुछ क्या होगा? फिर बिजनेस एक रिस्क की स्टेज पर खड़ा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को अब क्या करना होगा? अपने बाकी के एसेट्स को बेचना होगा ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए। तो बिजनेस को हमेशा अपने पास सफिशिएंट कैश रखना होता है ताकि वो अपनी पेमेंट कर सके खर्चों की। ठीक है जी। तो ये तो एक टॉपिक था जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। पहले थोड़ा प्रमोशन कर लूं अगले टॉपिक पे आने से पहले। अगर आप अकाउंट्स का कोर्स सीखना चाहते हैं ना, पूरा लॉजिकल सीक्वेंस में पूरा अकाउंट्स का कोर्स, तो आप मेरा एक कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर पर मेरी एप्लीकेशन है द कॉमर्स टीचर नाम से, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। और आईफोन और डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए दूसरे लिंक हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप पूरा लॉजिकल सीक्वेंस में सीखना चाहते हैं ना, पूरा अकाउंट्स का कोर्स, तो इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये अब आगे से पहले ना हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना होगा जिसका नाम है एक्सपेंस। कि एक्सपेंस होते क्या है। तो जब जब मैं एक्सपेंस सिखाता हूं ना, एक ही एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। वो एग्जांपल है, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपने डिनर किया, खाना खाया बहुत अच्छे से। अब आप एक बात बताइए, अब आपने वहां पर खाना खा लिया है, तो उसकी पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? आपने खाना खाया तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी ना। अगर आप खाना नहीं खाते खाते तो आपको उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर खाना क्योंकि आपने अब खा ही लिया है तो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए वो आपका क्या बन गया? खर्चा बन गया, यानी कि एक्सपेंस बन गया। फिर से बोलूंगा, खर्चा क्यों बना, एक्सपेंस क्यों बना? क्योंकि आपने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया, उनकी सर्विस ली, उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड करी, उन्होंने आपको खाना दिया जिसको आपने कंज्यूम करा। कंज्यूम करा यानी कि आपने बेनिफिट्स लिए, उसके बाद आपने उसकी पेमेंट करी। उसके लिए यानी कि जब आपने खाना खा लिया तो अब वो आपके लिए क्या बन गया? अब वो आपके लिए एक्सपेंस बन गया, खर्चा बन गया।
अगर आप खाना नहीं खाते, खाली रेस्टोरेंट में गए और कुछ खाना नहीं खाया, तो आपको पेमेंट करनी पड़ती? बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। क्योंकि आपने खाना खाया, क्योंकि आपने सर्विस ली, क्योंकि आपने बेनिफिट्स ले लिए, इस वजह से आपको, आपके लिए वो एक खर्चा बन गया है, आपके लिए वो एक्सपेंस बन गया है। बस ये सिंपल सा लॉजिक याद रखना है आपको। बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए ना, बिजनेस को रन करने के लिए काफी एक्सपेंसेस करने होते हैं, जिसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी अभी दिखाए थे, वही एग्जांपल हैं एक्सपेंसेस के। अब बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस करने होंगे, वो मैंने आपको बताया, उसकी खर्चे की पेमेंट कहां से करी जाती है वो तो हमने सीख लिया। मगर बिजनेस को जो मैं बता रहा हूं ना आपको, कि बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। अभी जो मैंने आपको लॉजिक दिया था रेस्टोरेंट का, कि आपने सर्विस ले ली, बेनिफिट्स ले लिए, तब आपके लिए वो एक्सपेंस बना, सेम लॉजिक लगेगा बिजनेस के खर्चों पर भी। बिजनेस के एक्सपेंसेस बिजनेस के द्वारा किए गए वो खर्चे हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस बिजनेस के द्वारा किए गए वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट बिजनेस एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेता है। ये भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस लाइन को, मैं पहले रिपीट कर दूं, दिमाग में इस बात को अच्छे से घुसा लो, पहले तो अच्छे से दिमाग में एंटर कर लो, कि जब जब एक्सपेंस की बात होगी ना, तो हम बेनिफिट्स से रिलेट करेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे, फोकस हमारा बेनिफिट्स पर रहेगा। बिजनेस के द्वारा किए गए खर्चे जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि अगर हम ये वाला अकाउंटिंग पीरियड मान के चलें जो यूजुअली शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगर बिजनेस ने कोई ऐसा खर्चा करा है जिसका बेनिफिट बिजनेस को एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, जिसका बेनिफिट बिजनेस को एक ही अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाएगा, खर्चा कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं आपको थोड़ा इसके एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि और क्लियरिटी आए। यह है 1 अप्रैल, मान के चलते हैं ये है 30 अप्रैल, ठीक है, ये आ गई 30 तारीख, 30 अप्रैल। बिजनेस के एम्प्लॉयज ने 1 महीना काम करा, बिजनेस के लिए 1 महीना काम करा, वर्क करा, क्या करा, काम करा। इसका मतलब बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज से सर्विस ले ली, काम करवा लिया, बिजनेस को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, है ना। अब आपने अपने एम्प्लॉयज से काम करवाया है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज से काम कराया, इसका मतलब बिजनेस ने बेनिफिट्स ले लिए अपने एम्प्लॉयज से। अब बेनिफिट्स ले लिए हैं, इसका मतलब बेनिफिट कंज्यूम हो गए हैं, बेनिफिट कंज्यूम हो गए हैं, कंज्यूम हो गए हैं, बेनिफिट कंज्यूम हो गए हैं, तो अब आपके लिए वो खर्चा बन गया है, बिजनेस के लिए वो खर्चा बन गया है। इस खर्चे का नाम क्या है, सैलरी। सैलरी पे करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को अब आपको, ठीक है ना। ये सैलरी किसको पे करी जाएगी, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को। क्यों क्यों पे करी जाएगी, क्योंकि इसी एम्प्लॉय ने बिजनेस के लिए काम करा है, वर्क करा है, बिजनेस को बेनिफिट्स दिए हैं, ठीक है जी। अब मान लो 1 महीना और हो गया, ये आ गया 31 मई, 31 मई। एम्प्लॉयज ने 1 महीना और काम करा, 1 महीना और काम करा, 1 महीना और काम करा, काम करा, इसका मतलब बिजनेस ने 1 महीना और बेनिफिट्स लिए एम्प्लॉय से, बेनिफिट्स लिए हैं, बेनिफिट्स कंज्यूम हो गए हैं, तो वो क्या बन गया, बिजनेस के लिए खर्चा। खर्चे का नाम क्या है, सैलरी। ऐसे ही थ्रू आउट पूरे साल चलता रहेगा, 1 महीना काम करो, बेनिफिट्स लो, तो वो खर्चा बन गया, 1 महीना काम करा, बेनिफिट मिल गया, खर्चा हो गया। ऐसे थ्रू आउट पूरे साल भर चलेगा। फिर जो आखिरी महीना आएगा 1 मार्च से 31 मार्च, सेम कहानी होगी, एम्प्लॉय काम करेगा, यानी कि बिजनेस ने क्या करा, बेनिफिट कंज्यूम कर लिया 1 महीना काम करवा के। अब वो जैसे ही काम करवाया, बेनिफिट कंज्यूम हुआ, तो वो क्या बन गया बिजनेस के लिए, खर्चा। खर्चे का नाम क्या है, सैलरी, सैलरी। तो ये जो सैलरी है, इसका बेनिफिट पूरे 1 महीने के अंदर सॉरी 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंज्यूम हो गया है, 1 अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कंज्यूम हो गया बेनिफिट। अब आप बोलोगे सर इसके बाद अगले महीने भी तो काम करेगा, वो बिल्कुल करेगा, मगर अगले महीने से अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, उसकी अकाउंटिंग करी जाएगी। हम तो इस अकाउंटिंग पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं फिलहाल, इसके बारे में सोच रहे हैं हम, ठीक है। अगला अकाउंटिंग पीरियड जब आएगा उसकी अकाउंटिंग शुरू कर दी जाएगी, फिलहाल तो हम इस 31 मार्च तक की बात कर रहे हैं। तो जो जो खर्चे जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम होता जाएगा,
वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस कहलाते हैं। कोई सा भी एक्सपेंस रख दो आप, मैंने तो अभी सैलरी का एग्जांपल लिया है ना, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, सैलरी को हटा देता हूं, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेता हूं कि बिजनेस ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करी, एक महीना यूज करी, यूज हो गई ना, बेनिफिट कंज्यूम हो गया क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली। अब क्योंकि बेनिफिट कंज्यूम हो गया है तो वो बिजनेस के लिए क्या बन गया है, एक्सपेंस बन गया है, एक्सपेंस बन गया है। अब इसकी पेमेंट करनी होगी और ये पूरे साल भर होता रहेगा, पूरे साल भर ये कहानी चलेगी। हर महीने आपके पास आप क्या करोगे, एक महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, यानी कि आप बेनिफिट कंज्यूम करोगे, बेनिफिट कंज्यूम हो गया तो वो आपके लिए क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस बन गया। ऐसा पूरे थ्रू आउट पूरे साल चलेगा, 12 महीने तक, ठीक है। उसके बाद जब अगला महीना आएगा वो अगला अकाउंटिंग पीरियड का होगा। किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लें, मैं बार बार हर एग्जाम्पल तो नहीं सिखा सकता आपको, आप वही है, लॉजिक सेम है हर एग्जाम्पल पर, हर एक्सपेंस पर। अगर मैं बात करूं रेंट की, आपने जो ऑफिस है अपना वो रेंट पे लिया हुआ है बिजनेस के लिए, तो एक महीना आपने ऑफिस को यूज करा, रेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। ऐसे ही अगले महीने यूज करा, आपको रेंट पे करना होगा, अगले महीने यूज करा रेंट पे करना होगा, अगले महीने यूज करा रेंट पे करना होगा। तो थ्रू आउट पूरे 12 महीने आप यूज करेंगे, अगर बेनिफिट्स कंज्यूम करेंगे तो आपको उसका, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, बिजनेस के लिए वो रेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं बिजनेस के द्वारा किए गए जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, और मैंने आपको उसके मल्टीपल एग्जांपल्स दे दिए हैं। बस ये सिंपल सा लॉजिक आपको याद रखना है ताकि हम जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पर जा सकें। पहले मैं इसको हटा देता हूं। देखो, ये नीचे आपके इसमें दिख रहा होगा, दो अकाउंटिंग पीरियड आपके सामने मैंने बनाए हैं, एक ये अकाउंटिंग पीरियड है और एक ये अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड 2025-26, और ये हो जाएगा फिर अगला अकाउंटिंग पीरियड 2026-27। ये 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ है, और इसका अगला दिन है 1 अप्रैल 2026। ये वाला अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 2027 को खत्म होगा, ठीक है। मान लो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इस अकाउंटिंग पीरियड की 2025-26 की, और 31 मार्च पर हम आ गए हैं, 31 मार्च पर आप हम आ गए हैं। और 31 मार्च को हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बैलेंस शीट एक दिन की बनती है, और वो दिन कौन सा होता है, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है। बस इस टॉपिक को याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि बैलेंस शीट बनाई जाती है अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद। जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है तब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी हमने सीखा कि एक्सपेंसेस उन खर्चों को कहा जाता है जिनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो जाता है। तो यानी कि बिजनेस ने काफी सारे खर्चे करे होंगे, काफी सारे एक्सपेंसेस करे होंगे 2025-26 में, है ना, काफी सारे खर्चे करे होंगे 2025-26 में, और उन खर्चों की रिकॉर्डिंग कर दी गई होगी, ठीक है ना, उनकी जर्नल एंट्री पास करी होगी, लेजर पोस्टिंग करी गई होगी, यानी कि उनको रिकॉर्ड किया गया होगा, किस नाम से, एक्सपेंस के नाम से। क्यों, क्योंकि उनका बेनिफिट एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो गया था। मगर एक बात बताइए, बिजनेस के द्वारा किए गए कुछ ऐसे खर्चे, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट बिजनेस को अगले अकाउंटिंग पीरियड तक मिलने वाला है, यानी कि बिजनेस के द्वारा किए गए ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट अभी कंज्यूम नहीं हुआ है। हम इस अकाउंटिंग पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम 31 मार्च पर आ गए हैं, अकाउंटेंट 31 मार्च को बैठकर बैलेंस शीट बना रहा है, वो बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन ही बनाई जाती है, एक दिन की बनाई जाती है। अब जो अकाउंटेंट है उसके सामने ये सिचुएशन है कि उसने ये तो देख लिया कि चलो जो एक्सपेंसेस थे जो पूरे साल किए गए हैं जिनका बेनिफिट ऑलरेडी कंज्यूम हो गया है, उनको तो हमने एक्सपेंस मान लिया, उनको हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। मगर वो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट
अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, अभी नहीं मिला, अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा जिनका बेनिफिट, वो क्या कहलाएंगे, उनको क्या करना है, उनका क्या करना होगा, जिनका बेनिफिट अभी कंज्यूम नहीं हुआ है, वो कब होगा, अगले अकाउंटिंग पीरियड में उनका बेनिफिट मिलने वाला है, तो उनको क्या कहेंगे। एक बात बताइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, अभी क्या बोला था हमने थोड़ी देर पहले, कि हम 31 मार्च को, 31 मार्च को, 31 मार्च को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम 31 मार्च को एक दिन के लिए क्या बनाते हैं, ये जो बैलेंस शीट होती है ये एक दिन की कहानी बताती है। वो दिन कौन सा होता है, 31 मार्च, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, कि इस दिन बिजनेस के पास कितने रुपए की लायबिलिटीज थी, कौन कौन सी लायबिलिटीज थी, और बिजनेस के कौन कौन से एसेट्स थे। ठीक है, ये पूरा ब्यौरा होता है इसके अंदर बैलेंस शीट में। ठीक है, पूरा ब्यौरा होता है इसके अंदर बैलेंस शीट में। तो इसमें एक सेकेंड, जब हम एसेट साइड पर, अभी हमने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा था, लैंड, लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर हमने कुछ मशीन्स भी लिखी थी, मशीन्स भी हैं, फर्नीचर भी है, यानी बहुत सारे आइटम्स थे, और इन्वेस्टमेंट भी है। कहने का मतलब काफी सारे आइटम्स थे, स्टॉक भी था, काफी सारे आइटम थे बिजनेस के एसेट साइड पर। एक बात बताइए, बिजनेस ने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, इस पे खर्चा हुआ होगा ना, बिजनेस का पैसे लगे होंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग से बिजनेस को बेनिफिट क्या एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है, या सालों साल तक मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, सालों साल तक मिलेगा। अगर बिजनेस के पास लैंड है, बिल्डिंग है, तो वो उसका बेनिफिट तो बिजनेस को सालों साल तक मिलेगा। बिजनेस ने इस लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग कौन सी होगी, अपना ऑफिस होगा, फैक्ट्री होगी, है ना। तो और वो जो अपना ऑफिस बनाया है, फैक्ट्री बनाई है, वो तो सालों साल तक चलेगी। तो यानी कि बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा सालों साल तक, आने वाले टाइम पर मिलेगा। अभी बेनिफिट कंज्यूम नहीं हुआ है सारा का सारा, वो आने वाले सालों साल तक मिलता रहेगा इसका बेनिफिट। ठीक है, मशीन से भी क्या होगा, मशीन खरीदी जाए, फर्नीचर लिया जाए, इन्वेस्टमेंट हो, इनसे क्या होता है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहेगा, है ना। अगर आप मशीन खरीदते हो बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए अपने प्रोडक्ट की, तो सालों साल के लिए खरीदते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर आप मशीन को कंज्यूम कर लेते हो, मिलने वाला बेनिफिट वो तो सालों साल तक आपको बेनिफिट देती रहेगी मशीन। तभी आप अक्सर क्वेश्चन में पढ़ते भी हो ट्रांजैक्शन में कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, यूजफुल लाइफ 10 साल है मशीन मशीन की। ऐसे ही जब हम फर्नीचर खरीदते हैं, वो भी सालों साल के लिए खरीदते हैं, फर्नीचर से भी सालों साल तक हमको बेनिफिट मिलता रहेगा। ऐसे ही जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस के पास, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक हो, जितने भी एसेट्स हैं, उनसे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अभी बेनिफिट कंज्यूम नहीं हुआ है। अगर बेनिफिट कंज्यूम ऑलरेडी हो चुका होता तो वो तो एक्सपेंस बन जाता ना। अगर एक्सपेंस, क्यों, हमने क्या सीखा था, एक्सपेंस तब बनता है जब हम बेनिफिट कंज्यूम कर चुके होते हैं। हम का मतलब बिजनेस ने बेनिफिट कंज्यूम कर लिया तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस बन गया। जैसे कि इम्प्लॉय से काम करवाया 1 महीना, 1 महीना जो काम करवाया है वो बेनिफिट कंज्यूम हो गया, इसलिए तो एक्सपेंस बना। मगर जो एसेट साइड वाले आइटम्स हैं, इनसे अभी तक बेनिफिट कंज्यूम नहीं हुआ है, फ्यूचर में बेनिफिट मिलता रहेगा। इनसे क्या होगा, बेनिफिट कंज्यूम आगे होता रहेगा, सालों साल तक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें जो एसेट्स आते हैं ना, एसेट्स वो आइटम्स है जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, अभी बेनिफिट कंज्यूम नहीं हुआ है। बेनिफिट कंज्यूम हो जाता तो वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आता। तभी यहीं से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा सोचें, तो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि उसको हम एक्सपेंस क्यों मानते हैं। वो तो जब आगे जाके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उसमें मैं इसमें डिटेल में चर्चा करूंगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, उसको नॉन कैश एक्सपेंस क्यों कहते हैं, वो अलग बात है। मगर थोड़ा सा भी आप लॉजिक लगाएं तो आपको थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि हमने डेप्रिसिएशन को खर्चा क्यों माना। ठीक है, अगर अभी आपको वो समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। बस अभी तो आपको बस ये कि जो
कंज्यूम हो गए हैं, जिनसे, सॉरी, जो बेनिफिट कंज्यूम हो गए हैं उनको हम बोलेंगे एक्सपेंस। क्योंकि एक्सपेंस क्यों? क्योंकि आपने बेनिफिट कंज्यूम कर रखा है। अब एक बात बताइए, 31 मार्च को, 31 मार्च को जो अकाउंटेंट है वो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाने बैठा है। अब वो दो चीज़ें देखेगा कि बिजनेस ने अगर खर्चे करे हैं और उनका बेनिफिट कंज्यूम हो गया है तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा एक्सपेंसेस को, यानी उनको एक्सपेंस मान लेगा। फिर बिजनेसमैन ये देखेगा कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनका बेनिफिट अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ है और बेनिफिट आने वाले टाइम पर, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम होगा। तो उनको क्या बोलेगा वो? उनको बोलेगा एसेट्स, और उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देगा। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट स्टॉक, इन सभी से जो बेनिफिट मिलता है बिजनेस को वो लॉन्गर पीरियड के लिए मिलता है, ना कि एक ही साल के अंदर कंज्यूम हो जाता है। तो जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, ये जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, ये बैलेंस शीट अगर आप देखो, ये सारे एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। अब ये मिला नहीं। ठीक है जी, सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में नहीं रखते, बैलेंस शीट के बाहर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में तो सिर्फ वो आइटम्स आएंगे एसेट साइड में जिनका बेनिफिट अभी बचा है। सिंपल सा लॉजिक। अब आते हैं, ठीक है जी, ये तो हमने चलो बात मान ली, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर वो आइटम्स आएंगे जिनसे बेनिफिट मिलना अभी बाकी है। बस यहीं पर ना थोड़ा अब जरूरत पड़ती है बिजनेस को कैटेगरी बनाने की। कैटेगरी बनानी पड़ती है एसेट्स की भी और लायबिलिटीज की भी। आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। लायबिलिटीज की भी अभी बात करेंगे, मगर अभी हम एसेट पढ़ रहे हैं तो एसेट की बारे में चर्चा करते हैं कि दो कैटेगरीज बनी हुई है, एक नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। पहले जल्दी से समझते हैं कि नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, पहले वो समझते हैं। नॉन करंट तो आपको फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। देखिए, बिजनेसमैन, एक सेकेंड, देखिए, अकाउंटेंट बैठा है यहाँ पर 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहा है, 31 मार्च के दिन की। अब वो देखेगा कि, अब वो इस साइड पर देखेगा, क्या देखेगा कि बिजनेस के पास ऐसे कौन कौन से एसेट हैं, ऐसे कौन कौन से बिजनेस ने खर्चे करे हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में जिनका बेनिफिट बिजनेस को अगले अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला है। बिल्कुल जो अगला अकाउंटिंग पीरियड है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है 2026-27। ठीक है, अकाउंटिंग करी जा रही है, बैलेंस शीट बनाई जा रही है 31 मार्च 2026 की, 31 मार्च 2026 की। अब अकाउंटेंट ये देखेगा ऐसे बिजनेस ने कौन से खर्चे करे हैं, बिजनेस ने ऐसे बिजनेस के पास कौन कौन से एसेट हैं जिनसे बेनिफिट एकदम करंटली, रिसेंटली आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाले हैं। आने वाला अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है? 2026-27। यानी कि इन 12 महीनों के अंदर, इन 12 महीनों के अंदर बिजनेस को कौन कौन से खर्चों से, कौन कौन से एसेट से बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी लिस्ट बनाएगा और उस लिस्ट का नाम होगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स यानी कि 31 मार्च के बाद अगर आप 12 महीने और ऐड कर दें, यानी कि अगला अकाउंटिंग पीरियड, अगर बेनिफिट अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएगा तो वो करंट एसेट कहलाएगा। करंट का मतलब ये होता है ना एकदम पास वाला, रिसेंट। तो करंट एसेट कौन से एसेट हैं? वो एसेट्स हैं जिनसे मिलने वाला बेनिफिट अगले 12 महीनों के अंदर, यानी कि अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर मिल जाएगा। अगले का मतलब क्या है? क्योंकि हम तो इस दिन की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहां से 12 महीने गिनेंगे हम। ठीक है जी, मगर कुछ खर्चे ऐसे भी तो होंगे ना जिनका बेनिफिट सालों साल तक मिलेगा, यानी कि इस अकाउंटिंग पीरियड से भी आगे तक, आने वाले अकाउंटिंग पीरियड्स तक मिलेगा। 2 अकाउंटिंग पीरियड, 3 अकाउंटिंग पीरियड, 4 अकाउंटिंग पीरियड, 10 अकाउंटिंग पीरियड। तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, नॉन करंट एसेट, क्योंकि उनसे जो बेनिफिट मिलने वाला है वो लॉन्गर पीरियड के लिए मिलने वाला है। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि बेनिफिट जो मिलेगा वो लॉन्गर पीरियड के लिए मिलेगा।
तो इसलिए जो हमने यहाँ पर कैटेगरी बनाई है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो हमने कैटेगरी बनाई है, ऊपर मैंने लिख भी दिया, बार बार ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बैलेंस शीट एक दिन की कहानी बताती है, एक दिन की कहानी कि 31 मार्च के दिन बिजनेस की क्या औकात थी, बिजनेस के पास कौन कौन से एसेट्स थे, कौन कौन सी लायबिलिटीज थी बिजनेस के पास। ये जो मैं बार बार एक दिन बोल रहा हूँ ना, तो इसको ये इस प्रकार याद रखना है आपको। मैंने 31 मार्च तो बोल दिया बार बार, आपको ये याद रखना कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, और 1 साल का भी हो जाता है। हम यूजुअली 1 साल की बनाते हैं, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो उस 31 मार्च के दिन, जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ, उस दिन बिजनेस की क्या औकात थी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, बिजनेस के पास जो ये सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं कौन कौन से थे, और कितना पैसा बिजनेस के पास था, और उस पैसे से बिजनेस ने क्या क्या खरीदा। और ये क्या क्या खरीदे का मतलब क्या है कि बिजनेस को करंट एसेट, जैसे कि मैंने बताया, ये शॉर्ट टर्म क्यों बोला, क्योंकि अगले 12 महीनों के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी कैश में बदलने वाले करंट एसेट कौन होते हैं, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये आने वाले क्लासेस में हम कवर करेंगे कि हमने करंट एसेट को, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है कि जल्दी कैश में बदल, अगले ही लेक्चर में मैं आपको इसको समझाऊंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना कि बेनिफिट अगले 12 महीनों में मिल जाते हैं। ठीक है, और नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, लॉन्ग टर्म, जिनका बेनिफिट मिलता है लॉन्गर पीरियड तक, इसलिए इसमें लिखा लॉन्ग टर्म तक हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपने बिजनेस के लिए मशीन खरीदी, तो सालों साल तक आपको बेनिफिट देगी, हर साल आप उससे प्रोडक्शन करोगे, अगले 10 सालों तक, 20 सालों तक, जितना चाहे आप उसको यूज कर सकते हो, तो वो तो आपको लॉन्गर पीरियड तक देगी। तो वो क्या कहलाएगी, मशीनरी नॉन करंट एसेट कहलाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि कैश में कन्वर्ट होने में टाइम, इसमें टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लेता है। कितना टाइम, लॉन्गर टाइम। और लॉन्गर टाइम क्या होता है, 12 महीने से ज्यादा। अगर बेनिफिट 12 महीनों के अंदर है तो वो क्या कहलाएगा, करंट एसेट। अगर बेनिफिट 12 महीनों से भी ज्यादा है, ज्यादा पीरियड तक मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट। और 12 महीने कहां से काउंट करते हैं हम, यहां से, यानी कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन से 12 महीने हम काउंट करते हैं। यानी कि कॉमन सेंस लगाएंगे तो अगला अकाउंटिंग पीरियड, है ना। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा दिमाग के अंदर बैठा दूं ये बात, क्योंकि इसको इग्नोर नहीं करना। ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिंपल सी बात है, मगर इसको बैठा लो अपने दिमाग में अच्छे से, कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, क्योंकि हमने अकाउंटिंग करी थी इस अकाउंटिंग पीरियड की। अब 31 मार्च आ गया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज कर देंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे ही, फिर हम तो बैलेंस शीट बना रहे हैं अभी। बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च को, और ये 31 मार्च की कहानी बताएगी। जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, पूरे साल के इनकम को उसमें ऐड क्रेडिट करता है, और पूरे साल के एक्सपेंसेस को डेबिट करता है, तब जाके प्रॉफिट निकलता है या फिर लॉस निकलता है। मगर बैलेंस शीट बताती है इस एक दिन की कहानी, कि इस एक दिन के पास बिजनेस के पास क्या क्या बचा। बचा का मतलब, बिजनेस के पास ऐसे कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको, जिनका बेनिफिट बिजनेस को फ्यूचर में मिलेगा। अगर वो बेनिफिट अगले 1 साल के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, है ना, अगर इन एसेट्स से मिलने वाला बेनिफिट अगले 12 महीनों के अंदर कंज्यूम हो जाएगा तो वो करंट एसेट है। अगर बेनिफिट मिलने वाला है सालों साल तक, इन 12 महीनों से भी आगे बेनिफिट मिलता रहेगा, 1 साल से ज्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट एसेट। ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि ये एक दिन के लिए बनाई जाती है बैलेंस शीट। अब जो अगली बैलेंस शीट बनेगी, कब बनेगी, क्या दिमाग में आया आपके, ये तो चलो बैलेंस शीट बन गई, अब अगली बैलेंस शीट कब बनेगी, अगली बैलेंस शीट बनेगी जब अगला अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, यानी कि इस 31 मार्च को। इस 31 मार्च को क्या बनाई जाएगी, फिर बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ठीक है, तो अब आपके पास, अगर मैं इन दो अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं, दो बैलेंस शीट आपके पास आ चुकी होंगी। आप इस बैलेंस शीट को इस बैलेंस शीट से कंपेयर कर सकेंगे कि 31 मार्च 2026 को बिजनेस की ये औकात थी, 31 मार्च 2027 को बिजनेस की ये औकात थी। औकात का मतलब क्या है, बैलेंस शीट हमें क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, ये हम सोफिस्टिकेटेड नाम देते हैं, जो मैं बार बार औकात बोल रहा हूं।
उसका अकाउंटिंग नाम है फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस कितने पानी में है, बिजनेस के पास क्या क्या है। ठीक है जी। अब वापस आते हैं इसी बैलेंस शीट पे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने नॉन करंट किसको बोला और शॉर्ट करंट एसेट किसको बोला। सिमिलरली अब देखो, कैपिटल तो समझाने की बात है नहीं, कैपिटल तो कैपिटल है, जो बिजनेस का मालिक है, बिजनेस में पैसा लगाता है, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है और करंट लाइबिलिटीज क्या है, इनको भी जानना जरूरी है। सेम लॉजिक लगेगा, वही 12 महीने वाला। पहले ये समझिए, लाइबिलिटीज क्या है कि बिजनेस ने उधार लिया है, बिजनेस ने उधार लिया है आउटसाइडर से। जैसे कि हमारे केस में जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, इसमें आउटसाइडर्स कौन थे? इसमें आउटसाइडर्स थे बैंक लोन, दोस्त से लोन, रिलेटिव से लोन, ये है आउटसाइडर्स। इनसाइडर कौन है? जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस चला रहा है, वही तो होगा ना बिजनेस के लिए इनसाइडर। बाकी तो आउटसाइडर्स हैं। सिमिलरली ये जो बैलेंस शीट है, इसमें हमने देखा नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब बिजनेस को अगर पेमेंट करनी पड़ रही है, पहले लायबिलिटीज एक बार और क्लियर कर दूं, होती क्या है? बिजनेस ने उधार लिया है बाहर के लोगों से। लोगों से मतलब या तो बैंक से लोन लिया है या किसी इंडिविजुअल से लिया है। ठीक है, अभी मैं क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आने वाली क्लासेस में इनको और डीपली समझाऊंगा, इनको भी और इनको भी। तो बिजनेस के द्वारा लिया गया ना आउटसाइडर से जो लोन है, उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। और मैंने आपको बताया भी था, उधार का नेचर यही होता है कि वो वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, उधार का नेचर यही होता है कि वो लौटाना पड़ता है। अगर बैंक से लोन लिया है ना आपने, तो वो बैंक को लोन वापस आपको लौटाना भी पड़ेगा। अगर बिजनेस के लिए 30 लाख रुपए का लोन लिया मान लो बैंक से, तो बैंक क्या बोलेगा? भाई ये 30 लाख रुपए भी चाहिए मुझे, प्लस थोड़ा इंटरेस्ट भी चाहिए, तभी तो लोन देगा बैंक, वरना बिना इंटरेस्ट के थोड़ी लोन देगा। तो इसलिए अब आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, 12 महीने वाले पे। अगर एक पहले मैं यहाँ पर ये एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया। ठीक है, और ये दूसरा अकाउंटिंग पीरियड हो गया। ठीक है जी। हम कहाँ पर हैं? हम हैं 31 मार्च को, ये है 31 मार्च। ये क्या है? 31 मार्च। इस दिन है हम मतलब जो अकाउंटेंट है वो इस दिन बैठा हुआ है, बैलेंस शीट बना रहा है बिजनेस की। अब वो ये देखेगा ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हैं, ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट अगले अकाउंटिंग पीरियड में करनी है, अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर करनी है, यानी कि अगले 12 महीनों के अंदर, अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। अकाउंटेंट इस 31 मार्च के दिन बैलेंस शीट बना रहा है। वो बैलेंस शीट बनाते हुए देख रहा है 31 मार्च को कि ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हैं, ऐसी कौन सी लायबिलिटीज हैं जिनकी पेमेंट अगले 12 महीनों के अंदर अंदर करनी है ना? मैंने क्या बोला था? उधार लिया है तो लौटाना पड़ेगा। अगर ऐसा कौन सा उधार है, अब ये बैलेंस शीट बनाते समय यही चीज देख रहा है अकाउंटेंट, कि ऐसा कौन सा उधार है जो बिजनेस ने लिया है और जिनकी पेमेंट अगले 12 महीनों के अंदर अंदर करनी है, 12 महीनों में करनी है। तो वो क्या कहलाएंगी? करंट लायबिलिटीज। वो कहलाएंगी करंट लायबिलिटीज। और अगर पेमेंट करनी है 12 महीने से भी ज्यादा टाइम के बाद, यानी कि 12 महीने के बाद करनी है पेमेंट, तो वो कहलाएंगी नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्गर टर्म की रीपेमेंट है इसमें, और इसमें शॉर्ट टर्म ड्यूज, यानी कि शॉर्ट टर्म का मतलब वही 12 महीनों के अंदर अंदर। अगर पेमेंट करनी है अगले 12 महीनों के अंदर अंदर, वही मान के चलो पूरे 12 महीने के का टाइम है आपके पास, अगर आप इन 12 महीनों में पेमेंट कर रहे हो, तो वो बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी है। पेमेंट क्यों कर रहे हो? क्योंकि बिजनेस ने आउटसाइडर से लोन लिया है, उधार लिया है। मान लो बैंक से लोन लिया है और उस बैंक लोन की पेमेंट अगले 12 महीनों के अंदर, यानी कि अगले अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर करनी है, तो वो बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी कहलाएगी।
अगर मान लो बिजनेस ने बैंक का लोन लिया, किसी दूसरे बैंक से लोन लिया, और उस लोन की पेमेंट इस 12 महीने से भी आगे, यानी कि अगले अकाउंटिंग पीरियड या उससे भी अगले अकाउंटिंग पीरियड में करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ये कब चेक करना है, ये याद रखना आपको। ये चेक करा जाता है 31 मार्च के दिन, 31 मार्च के दिन चेक करेगा अकाउंटेंट। 31 मार्च के दिन बैठकर देखेगा कि भाई ऐसे कौन कौन से लोन है बिजनेस के ऊपर जिनकी पेमेंट अगले 12 महीनों में करने वाले हैं तो फिर करंट लायबिलिटीज, नहीं करने वाले हैं और भी ज्यादा टाइम लगेगा तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज। बस इतना सिंपल सा लॉजिक 12 महीने वाला। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा? मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमने एक्सपेंस से शुरू करा था। अब आप जो जब भी बैलेंस शीट को देखो ना, आपके सामने एसेट तो आएगा ही, लायबिलिटीज भी आएगा। एसेट को जब भी देखो तो आपको इस नज़र से देखना है कि इनसे बिजनेस को बेनिफिट मिलने वाले हैं, लॉन्गर पीरियड के लिए मिलेंगे तो नॉन करंट एसेट है, और इनसे भी बिजनेस को अभी बेनिफिट मिलने वाले हैं। बस ये जो करंट एसेट है इनसे बेनिफिट विद इन 12 मंथ मिलने वाले हैं, अगले 12 महीनों के अंदर मिलने वाले हैं। मिलेंगे इन सभी से ही बेनिफिट, सभी से बेनिफिट मिलने वाले हैं, इससे भी और इनसे भी। मगर ये लॉन्गर पीरियड तक बेनिफिट देगा और ये शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड मतलब 12 महीनों के अंदर बेनिफिट देगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बेनिफिट ऑलरेडी कंज्यूम हो गए हैं, तो बेनिफिट कंज्यूम हो गए हैं तो दिमाग में अब क्या आएगा आपके? बेनिफिट कंज्यूम, तो वो बन गया है ऑलरेडी एक्सपेंस। और एक्सपेंस का घर क्या होता है? एक्सपेंस का घर होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस का घर। और वो एसेट्स जिनसे बेनिफिट अभी फ्यूचर में मिलने वाला है, अभी नहीं मिला है, बेनिफिट कंज्यूम नहीं हुआ है, उनका घर बैलेंस शीट। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज की क्लास में भी। अगर आपने आप लाइक जरूर किया करें। मैं लास्ट क्लास में नहीं बोल पाया था कि आप लाइक किया करें। आप लाइक जरूर किया करें मेरे वीडियोस को, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि आप मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे को कमेंट में भी करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।